one of the great economists, Kirzner, says that every human being which is born is an entrepreneur. जो भी आदमी पैदा होता है वो entrepreneurial instincts और characteristics के साथ पैदा होता है. But as they grow up, they start becoming risk averse. The society, the parents, his home and the family, they keep on saying ये मत करो, and eventually these things build up. And the innovativeness, proactiveness and risk-taking ability reduces down. So these three characteristics which define entrepreneurship, every human being generally, the tendency is that the level of these qualities goes down. And eventually as they grow up, they are less entrepreneurial. So what the other scientists now say is that entrepreneurship, although it is very difficult to teach, but still we can help people discover their entrepreneurial potential. जो मट्टी और गर्द पड़ जाती है वक़्त से और जो हालात ने और फैमिली और माशरे ने डाल दी, so entrepreneurship education can help them to discover their entrepreneurial potential. लोगों को तुलबा को आँख बंद करके एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लगा दिया गया है और वो इस चक्कर में इल्म हासिल करते हैं कि वो जाके किसी और की मशीन का पुर्जा बन जाए. एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लोकल नए बिज़नेस हमारे यहाँ होंगे तो हमारी इकॉनमी डेवलप करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के मसले कम होंगे. जो हमारे यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है बस वही चली जा रही है. उन्हीं के जो नेक्स्ट जनरेशन है वही आके अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को कंटिन्यू कर रही होती है. वी डोंट सी एनी न्यू बिज़नेस स्टार्टिंग. बहुत शदीद ज़रूरत है. अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं अपने कंट्री के अंदर तो यूनिवर्सिटी शुड फोकस ऑन दीज लाइंस के दे शुड इनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अप न्यू बिजनेसेस ताकि आपकी लोकल इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो. दूसरा नए बिज़नेस डेवलप हो, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कमी वाक़ हो. ऑलराइट, तो इन सारे रीजंस की वजह से इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी के नए स्टूडेंट खासतौर पर जो बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं दे शुड थिंक एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर अपॉर्चुनिटी. फॉर्मूलेज की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत नहीं है. आपको छोटे छोटे गैप्स को तलाश करना है. पाकिस्तान में स्किल की, पाकिस्तान में इस क्रिएटिविटी की कमी नहीं है. आप अगर अंदरूनी सिंध चले जाएं तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे खूबसूरत आइटम्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है. ऐसी ऐसी टैनरी वर्क पाकिस्तान में मौजूद है जिसका कोई मैच नहीं है. यूरोपियन यूनियन ऐसे ममालिक ये कर रहे हैं कि वो अपनी स्टैंपिंग करते हैं और उसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ से भेज देते हैं. नेशनल रिसोर्सेज में, मिनरल्स में हमारा कोई सानी नहीं है. सवाल ये है कि हम वहाँ की लोकल्स को यहाँ की यूथ के साथ कैसे सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं. हम कौन से ऐसे बिज़नेस मॉडल उन्हीं की जगहों पे, बजाय इसके कि हम शहरों में इन्फ्लक्स करें, बजाय इसके कि हम शहरों में लोगों का बर्डनाइज करना शुरू करें, हम ये डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स ऐसे एरियाज़ में बना सकते हैं जहाँ एक्सेसिबिलिटी आसान है, जहाँ पे बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल गारंटीड है. ये जो ट्रेंड है, यानी कि वो लोग ये चाहते हैं कि आप सब मुलाजिम बन जाएं एक बड़े वॉलमार्ट किस्म की चेन के, बजाय इसके कि आप अपना बिज़नेस एक छोटा सा खुद चला रहे हों और एक इंडिपेंडेंस हो जिसमें आपको किसी की बात नहीं सुननी हो और आप एक कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं. कि जब अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वाइल यू आर अ स्टूडेंट और उसके साथ बाद में जब कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको कोई जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्यूरिंग देयर एजुकेशन अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है. When they pass out, so they have their own thing. So they don't, just keep on looking for. बल्कि वो खुद ना सिर्फ वो खुद जॉब कर रहे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बल्कि दूसरों को भी वो जॉब प्रोवाइड कर रहे होते हैं. बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है कि बजाय इसके कि हम ठेला नेटवर्क पे बात करें, हम किसी भी चीज़ पे बात करें, हम ये देख लें कि ऐसे कौन कौन से बिज़नेस मॉडल हैं जो स्टूडेंट बहुत ही फ़खरिया अंदाज में प्रोजेक्ट कर सकते हैं. आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जितनी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज हैं, आप मैकडोनल्ड्स लें, आप KFC लें, आप पिज़्ज़ा हट लें, वहाँ हमारी यूथ जो पढ़ रही है शाम को, इवनिंग क्लासेस ले रही है, बैचलर्स कर रही है, मास्टर्स कर रही है, वहाँ वो सर्व कर रहे हैं. दे आर नॉट फीलिंग शाई इन डूइंग दिस. तो जब वो उसमें शर्म महसूस नहीं कर रहे तो वो इसमें शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं कि वो एक छोटा बिजनेस सेटअप करके अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं. फिर उनकी चॉइस है कि वो आफ्टर हैविंग देयर ग्रेजुएशन वो उसी बिजनेस को मजीद एक्सपेंड करने के काबिल हैं या नहीं, वो जॉब स्विच करेंगे. तो उसके बाद उनके पास उनका ऑल्टरनेटिव मौजूद होगा. न्यू बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो डोमिनेंट मॉडल्स हैं, दे टिपिकली टॉक अबाउट एंजल इन्वेस्टर,
दैट बिग वंडरफुल आइडिया, और फिर मूविंग इनटू वेंचर कैपिटल, और फिर वेंचर कैपिटल के बाद आप एक कंपनी बनाते हैं एंड देन यू सेल इट ऑफ एंड देन दैट्स हाउ यू बिकम मनी एंड यू वुड लाइक टू डू इट फॉर सो मेनी कंपनीज, जिसकी वजह से आप बनाते जाएं बेचते जाएं, बनाते जाएं बेचते जाएं। ये एक मॉडल आजकल काफ़ी पॉपुलर है और उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, वर्कशॉप्स हो रहे होते हैं, प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव दिस अप्रीहेंशन इन देयर माइंड कि यार हमें अगर अपना, मतलब जो स्टूडेंट बिल्कुल नए आते हैं उनके जहन में बैठा हुआ था कि अनलेस वी डोंट हैव अ वेरी ह्यूज इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ठीक है, और उस आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के ऊपर हम कोई बड़ा सा बिजनेस प्लान बनाएं, लंबी चौड़ी फोरकास्टिंग करें, फिर उसमें फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकालें उसकी, और लंबी चौड़ी उसकी पेपर वर्क करें, उसके बाद फिर वो किसी इन्वेस्टर के पास ले जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे फिर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कराएं, उसके बाद फिर तो दिस इज़ नॉट हाउ रियल बिजनेस आर एक्चुअली स्टार्टिंग, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपको, ये शायद किसी एमएनसी के अंदर अगर आप किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पर कोई नया बिजनेस यूनिट लॉन्च करने में या कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने में तो शायद ये मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो, बट फॉर स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस दिस मैकेनिज्म इज नॉट एप्लीकेबल। MBA, BBA और अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, उसमें वो देखें वो मार्केटिंग रिसर्च करते, बहुत बड़ी रिपोर्ट बनती, उसके लिए पता चलता कि वी नीड 8 करोड़ रुपीज़, आप 8 करोड़ रुपये इकट्ठा करना शुरू करते तो पता चलता कि 2, 5, 10 लाख तो हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता, तो बिजनेस प्लान को वाइंड अप करके इट हैड टू बी डम्प्ड समवेयर। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस जो है वो आपका डाई डाउन हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैटर करता है कि आप जब बिज़नेस मॉडल्स पढ़ा रहे होते हैं, जब बिज़नेस प्लान्स पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें एक साइज़ ऑफ बिज़नेस और उसमें जो रेगुलेशन है थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जब आप फाइनेंसिंग, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे होते हैं कि आपका अपना शेयर कैपिटल कितना होगा और आप बोरोइंग कितनी कर रहे होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप कोलैटरल्स पे और दूसरी फाइनेंसिंग मॉडल्स पे बात कर रहे होते हैं विच आर वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड समटाइम नीड वेरी वेरी ह्यूज सेटअप्स। तो वहाँ पे जो हमारा यूथ है वो वहाँ से डिस्करेज होता है। वो ये कहता है कि ये बिज़नेस मॉडल मैं बना तो सकता हूँ, ये बिज़नेस प्लान मैंने बना तो लिया, बट मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना शेयर कैपिटल नहीं ला पाऊंगा, मैं ये फाइनेंसिंग नहीं करा पाऊंगा क्योंकि बैंक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मेरी ऑडिट्स नहीं है, मेरी फाइनेंशियल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बैंक मुझे रिस्पॉन्ड करे। बैंक के लिए लीस्ट प्रायोरिटी है आजकल। अच्छा, बिजनेस प्लान ऑब्वियसली आप किसी छोटी चीज़ का नहीं बनाते हो, बिजनेस प्लान आप बनाते हो कुछ बड़ी चीज़ का ऑब्वियसली, ठीक है। अभी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऑलराइट, और एकदम से अगर आप कोई बड़ा सा कोई सेटअप एकदम से इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करें और वो कर भी लेंगे इसी तरह से आप, तो इवेंचुअली यू डोंट हैव एब्सोल्युटली नो गारंटी कि वो आप मैनेज कर पाओगे, ठीक है। जब आप मार्केट में फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं तो यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, नए नए सरप्राइजेस रोज़ाना आपको फेस करने पड़ते हैं। तो जितना बड़े सेटअप के साथ आप बैठोगे उतने बड़े बड़े सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल देम। बिजनेस प्लान बेसिकली इट्स इन अ वे आई वुड से इट इज़ अ डाइकोटोमस, ये इसका एक बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप के जो माइंडसेट है, इट्स टोटली अगेंस्ट दैट एक्चुअली, because when you make a business plan you again start thinking the MBA way of doing things. You start thinking big, marketing research, strategy, segmentation, positioning, then you come up with your business model, then you look at the finances. तो business model तो बन गया, तो the point is कि जो आपने पहला कदम उठाना है वो कब उठाएंगे? You will be bogged down, you will be resource requirements will be so heavily put on your head that you can't take a single step. So business plans in a way they discourage a lot. पहला रीज़न तो ये है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मार्केट का नहीं पता, अभी आपको नहीं पता कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट के अंदर, और अगर आप कुछ अज्यूम कर भी लेंगे कि जनाब ये कुछ इनोवेटिव आइडिया है आपके पास, तो यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, नो वे टू कंफर्म कि वो आइडिया वाकई वर्क करेगा ही नहीं करेगा, अनलेस यू आर देयर सिटिंग इन द मार्केट और एक्सपीरियंस कर रहे हैं पूरी सिचुएशन में। हम जब इर्द गिर्द पाकिस्तान में देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि वो बिजनेसेस सक्सेसफुल हैं जो छोटे से शुरू हुए, 1-2 लोगों से शुरू हुए, इंसान ने खुद शुरू किया और फिर उसके ऊपर वक्त लगाया, टाइम लगाया, सीखा, और एक लर्निंग कर्व है जो एस कर्व कहलाता है लर्निंग का, वो ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो 3, 4, 5 साल लगते हैं, जिसके अंदर
before the thing matures, you get the understanding of the field and then you eventually start growing. और उसके लिए फैंसी आइडियाज़ चाहिए होते हैं वो, लेकिन वो फैंसी आइडिया प्री रेक्विजिट नहीं है। हमने जो अभी तक सक्सेसफुल बिजनेस रन किए हैं उसमें कैपिटल साइज कोई भी 3 लाख से ऊपर नहीं है। मिनिमम साइज़ हमारा 30,000 से 50,000 है। ये वो साइजेस हैं जो आराम से मैनेज हो सकते हैं और हमने कोशिश, ये 3 लाख में भी हमने कोशिश ये की और जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से एक्सपेंड भी हुआ है, उसमें कोशिश ये की है कि 4 या 5 यूथ का एक म्यूचुअल फंड बनाएं ताकि बर्डन शेयर हो और एक सिक्योर जो सेफ्टी स्टॉक जिसे आप कहते हैं, एक सेफ्टी इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद हो कि कल को खुदा न खास्ता कोई चीज़ ऐसी हो गई जो कि अनफोर्सीन थी, कंटेंजेंट हो गई, जिसको आप ले नहीं पाए, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस एब्रप्टली बंद ना हो जाए। This is what we call the bird in hand principle. The bird in hand principle says that you start with what you have. And so what he had, he started with that, with the money from his mom and dad and kitchen, and his own thing which he had was his skills. The most important thing which is required at the very beginning is number 1 your contacts, कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितने बड़े आपका सर्कल होगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करने का कुछ सोच सकें। The rule in entrepreneurship is called the affordable loss principle. The affordable loss principle is that you invest as much so that loss due to which can be afforded. So his affordable loss was very less actually. In his case, maybe few hundreds, or because the only affordable loss was he could afford the loss actually. The ingredients, the recipe, अगर वो खाना अच्छा नहीं बनता तो ज़ाया हो जाएगा, तो उसकी रेपुटेशन ऑफ कोर्स स्टेक पर होगी, लेकिन उनको पता है अभी तो थाईलैंड से आया, गलत भी बन गया तो कोई मसला नहीं है। सो हिज अफोर्डेबल लॉस इज इन अ वे मिनिमल। तो द मेथोडोलॉजी इज़ वेरी सिंपल, अनलाइक इट इज़ बिलीव्ड, कन्वेंशनली बिलीव्ड। मेथोडोलॉजी ये है कि यू स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स, ठीक है, ऑर्गेनिकली ग्रो करें, उतने पाँव फैलाएं जितनी आपकी चादर है। उस कैपिटल एसेट के बजाय इन्वेंट्री पे बहुत फोकस होता है इस बिजनेस मॉडल में, जिसमें कोशिश ये है कि आपका जो फिक्स एसेट है वो फिक्स एसेट को जल्द से जल्द डिप्रिशिएट भी आप कर जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी है तो वो रोज़ाना के हिसाब से आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट दे रही है, वो आपको रेवेन्यू जनरेशन के मौके दे रही है कि आप रोज़ ये देख पा रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल एमेच्योर हैं, आपको भी बिजनेस के निटी-ग्रिटीज़ नहीं पता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान की आपके सामने है, तो वो ये कोशिश करे कि मैं अपने बहुत बड़े सेटअप के परेशान ना हूं, बल्कि मैं अपनी इन्वेंट्री को रोज बेच के रोज ये देख लूं कि आज मैंने इतना रेवेन्यू मार्जिनली बढ़ा लिया। इन द बिगिनिंग यू हैव टू लर्न कि वो वैल्यू चेन किस तरह से काम करती है, ऑलराइट, यू हैव टू लर्न कि उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ तो किस किस्म के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, तो ये लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं और वो कितनी कन्वेंशनल है या कितनी आउट ऑफ द बॉक्स है, इट डजंट रियली मैटर। And the third principle is the lemonade principle. The lemonade principle is that when nature gives you lemon, you make lemonade. तो अब हुआ ये कि जब उनको बर्थडे पर बुलाया गया तो वहाँ पर और लोग आए, तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटीज़ की एक नई दुनिया खुल गई, तो उनको लेमन मिला, उन्होंने शिकंजवी लेमनेड बना लिया। सो एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी ये कहती है डोंट गेट बॉग डाउन, मे बी आपका आइडिया कहीं से कहीं निकल जाएगा, सो यू लुक एट दैट फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव। अच्छा, अब आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, कौन कितना तंग करता है उस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्लाइंट्स की क्या शिकायतें हैं, क्या मुश्किलात हैं, उनको किस तरह टैकल किया जाता है, एंड यू आर अवेयर ऑफ द इंटायर वैल्यू चेन। सही है, सप्लाईज कहाँ से ली, किस तरह से प्रोसेस किया, किस तरह से पैकेजिंग की, किस तरह से उसको डिलीवर किया, किस तरह से कस्टमर्स को हैंडल किया, कस्टमर की शिकायतों को किस तरह से हैंडल किया, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया। अब आप ये देखें कि उस पूरी चेन के अंदर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ऑलराइट। अगर लेट्स सपोज मार्केट में 10 लोग और आपकी तरह के काम कर रहे हैं, ऑलराइट, तो हाउ कैन यू एक्चुअली मेक योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम दोज 10 पीपल, ठीक है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग इनोवेटिव बिकॉज यू आर अवेयर, आप पानी में कूद चुके हैं, आपको अंदाज़ा है कि जनाब क्या काम किस तरह से होता है, किधर कहाँ पर लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर, कौन सी चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पेमेंट की किस तरह से की जानी चाहिए, किस तरह से नहीं की जानी चाहिए। आप कोई भी फील्ड लें, आप काम स्टार्ट करें और उस काम के अंदर जब आप डेप्थ में जाते जाएंगे, आप इंक्रीजिंग डेप्थ में जाएंगे, चीज़ें खुलती जाएंगी, हिजाब उठते जाएंगे, असरार खुलते जाएंगे, तो उठते हैं हिजाब आखिर, खुलते हैं हिजाब आखिर,
तो जब वो पर्दे हटते हैं तो फिर देन यू रियलाइज कि वेयर यू कैन एक्चुअली मेक एन इम्पैक्ट एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट. आइडिया विदाउट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड इज यूजलेस. करने की कोशिश की. अच्छा, ना तो दोज गैप्स और उन गैप्स के लिए जो आपने सोल्यूशन ढूंढा है, अब वो आपकी डिफरेंशिएशन बन सकते हैं. ठीक है, नाउ यू आर डूइंग दैट इनोवेटिव थिंग, नोबडी एल्स इज डूइंग दैट. तो फिर आप उस डिफरेंशिएशन के बेसिस के ऊपर अपनी फिर क्लाइंट को और दूसरी उनको फिर आप कैच कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी आइडियाज स्प्रेड ऑल अराउंड अस. आप वेबसाइट्स पे चले जाएं, हर जगह बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन वो आइडियाज़ डू नॉट मेक सेंस अनलेस दे आर रूटेड in experience and their foundation is firmly implanted on the ground. The most important thing which is required at the very beginning is number one your contacts. कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितने बड़े आपका सर्कल होगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करने का कुछ सोच सकें. इट इज़ अ रिलेटिवली बेटर आइडिया कि 2 या 3 लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करें. ठीक है, बिकॉज 2-3 लोगों का पूरा जो नेटवर्क है, फिर वो ऑब्वियसली आप उसको टैप करने की पोजीशन में होते हैं. And then the fourth principle is pilot and the plane principle. कि जो एयरप्लेन का जो पायलट होता है तो he is very responsible. उसको जब जहाज़ के पैसेंजर्स का भी ख्याल रखना होता है. तो जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनको मोटिवेट रखना. ये कि बिजनेस प्लान मेक स्टूडेंट्स एरोगेंट. वो बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, उसमें ग्राफ्स बने हुए हैं और लंबी चौड़ी उसमें कैलकुलेशंस हुई हैं. ऑलराइट, इट गिव्स यू काइंड ऑफ अ फीलिंग कि यार ये प्लान जो है इज़ गोइंग टू रियली हेल्प मी. अगर ख़ास तौर पे अगर आप किसी इन्वेस्टर को भी बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए उस डॉक्यूमेंट की मदद से, तो इससे रेसिपी ऑफ डिजास्टर. जो सक्सेस रेट है इस तरह की मेथोडोलॉजी का, दैट इज़ लेस देन 10%. हाथ से काम करना इतनी बुरी बात नहीं होती और इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंड आ रहा है जिसके अंदर काम करने को बुरा नहीं समझा जाता. और हमें ये चाहिए कि काम करना चूँकि सुन्नत है और अपना काम अपना बिज़नेस करना सुन्नत है, तो इस्लाम के नुक्ते निगाह से भी और इस माशरे के अंदर आगे बढ़ने के लिहाज से भी कि इंसान अपने किसी का मुलाजिम ना हो और बल्कि जो आदमी है वो अपना काम कर रहा हो, इसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है. ठीक है, दूसरी चीज़ है ह्यूमिलिटी. एरोगेंस, अपनी ईगो साइड कर दें. ऑलराइट, बिकॉज आपको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ेंगे इन द वेरी बिगिनिंग जो कि आप बोलोगे कि यार ये मैं ये काम करूँ, व्हाट द हेल, मतलब यू आर एक्सपेक्ट. तो एवेंचुअली अगर आप ईगो बीच में आ गए तो फिर मिसाल के तौर पे आपको डब्बे उठा के कहीं पर डिलीवर करने पड़ेंगे खुद से. ऑलराइट, रातों को जाके आपको जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना पड़ेगा. एंड लॉट्स ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे. तो अगर आपकी ईगो बीच में हुई तो इवेंचुअली विल नॉट बी. जैसे मैं आपको एक बताऊं कि हमारे स्टूडेंट्स ने जब एक बिज़नेस सेटअप किया जिसमें 2 खड्डी उन्होंने लगाई और उसमें वो कपड़ा वीव करते हैं, बनारसी कपड़ा, और बनारसी कपड़े के लिए कोशिश उन्होंने ये की. और जब उन्होंने अपनी फिजिबिलिटी सबमिट की मुझे, तो उन्होंने ये कोशिश की कि सर ये दुकानें हैं, इस दुकानें की पिछली गली में हमने किराए पे घर लिया है ताकि हम यहाँ पे खड्डी से कपड़ा बनाएं और टहलते हुए जाएं और दुकान वाले को दे दें. तो हमारा इवन साइकिल का खर्चा भी नहीं है. यू नीड टू डू कि आप या तो ये ढूंढें अपने उस नेटवर्क के अंदर जो कि आपका फैमिली सर्कल भी है, दोस्त भी हैं, नेबर्स भी हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, कोई ऐसा इंडिविजुअल हु कैन एक्चुअली गिव यू समथिंग जो कि आप किसी दूसरे को जाके सेल कर सकें. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक स्टूडेंट था, उसका भाई जो है ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ठीक है, तो उसके भाई ने स्टूडेंट से कहा कि यार मैं तुम्हें जो है आइसक्रीम क्रेडिट पे ला के दे सकता हूँ, यानी कि यू हैव टू एक्चुअली सेल द आइसक्रीम फर्स्ट एंड देन पे मी बैक आफ्टर वंस यू हैव सोल्ड. यानी कि उसको आइसक्रीम मिल गई, नाउ फ्री ऑफ कॉस्ट ही कैन गो एंड सेल इट टू समबडी. ऑलराइट, एंड जब उसको सेल कर लेगा पेमेंट आ जाएगी तो ही कैन तो अगर आप इस तरह से कोई ढूंढ लेते हैं कोई भी वैल्यूबल चीज़, तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट. देखिए 30-40,000 में सबसे पहले जो हमने काम किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो मेरे लिए भी बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था. हमने जब एक टारगेट चैलेंज किया था तो एक लड़की थी, उसने कहा कि सर मेरे पास ये भी नहीं है, 30-40,000 भी नहीं है. तो उसने SMS मार्केटिंग शुरू की एक ऐसे आदमी के साथ जो कि टेक्निकली बहुत साउंड था AC रिपेयर और रेफ्रिजरेशन रिपेयर में. तो उसने SMS मार्केटिंग की कि जी आपके घर पे डोर स्टेप पे हम आके आपको सर्विसेज देंगे. उस वक्त तो कोई 1200 उसको रिस्पॉन्सेज आए
कि जी हमें चाहिए, उसमें से वो तकरीबन 100-125 को वो केटर कर सके। और विद इन 6 मंथ्स उसने अपनी दुकान इस्टेब्लिश की, और उसी में से कमाया उसने, उसी में से दुकान इस्टेब्लिश करके फिर वो औजार लिए, एक्सपेंशन पे चला गया। आज कोई 4था साल या 5वां साल है उसका कि वो एक बाकायदा एक इस्टेब्लिश बिजनेस के साथ काम कर रहा है। वो लड़की उसको अभी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देती है, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू जस्ट बिकॉज ऑफ SMS मार्केटिंग एक स्किल आदमी के साथ है, और उसकी भी भलाई है कि वो उस लड़की के साथ अभी भी जॉइंट वेंचर पे है और वो काम कर रहा है और लेके चला जाता है। So your concern should be to complete your first cycle with zero investment या minimum investment। ठीक है, अगर आपके नेटवर्क के अंदर सप्लायर भी मौजूद है, क्लाइंट्स भी मौजूद है, पोटेंशियल कस्टमर्स भी मौजूद है, eventually so you don't have too much worry about your investment and you can start. So your first concern should be to make your first sale, satisfy your first customer। और जो पहला आपका कस्टमर होगा जो कि आपसे खुश हो जाए, he'll become your salesman। ऐसे कई ऐसे मॉडल्स हैं। मैं आपको बताऊं, एक और था जो कि फ्रेंच फ्राइज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यूजुअली हम डोनेट कर देते हैं, रमज़ानों में ज़्यादा हम करते हैं, लेकिन उसने काम एक ज़बरदस्त ये किया कि फ्रेंच फ्राइज़ पे डिफरेंट सॉसेस रख दिए, और वो सॉसेस के साथ कोशिश ये की कि वो जो सॉस बनाता है वो उस वक्त उसको डिस्प्ले करे कि वो सॉस कितना हाइजीनिक है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरफ नहीं ले जाते कि नहीं यार ये हाइजीनिक नहीं है, थोड़ा सा गंदा एनवायरनमेंट है ये। तो उसने ये कोशिश की कि वो सॉसेस को ज़्यादा फोकस करता है कि जी जो सॉस, और जो ये मैं घी ले रहा हूँ, क्योंकि वो बार बार ये आवाज़ लगा रहा होता है कि जी जो मैं ये घी यूज़ कर रहा हूँ, जो तेल जिसमें मैं फ्राई कर रहा हूँ इसको, ये आप देख लें ये इस वक्त है, आप इसको चेक करा सकते हैं। आप वो चीज़ें का भी उसको पता है, उसने 4 टेस्टिंग लैब्स के नाम याद रख लिए हैं। तो वो जब अपने आप को सेल कर रहा होता है तो वो लोग एक थोड़ी देर को खड़े होकर सुनते हैं कि बोल क्या रहा है, कि आप HEJ लैब में जाके मेरा ये घी तेल चेक करा लें जिसमें मैं अपनी फ्राइज़ को तलता हूँ, और आप ये मेरा सॉस चेक करा लें और ये देख लें। वो एक सर्टिफिकेट भी उसने अपने पास रखा हुआ है, खुद उसने अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराया है इसके नाम से कि जी ये बिल्कुल ठीक है। अब वो ठीक बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, लेकिन इट पेज ऑफ, तो वो उसको पे ऑफ कर रहा है कि बच्चे सुन लेते हैं। अच्छा वो पूरे मोहल्ले मशहूर भी हो गए, करीमाबाद में वो लगाता है, वो मशहूर है अभी कि है ये बड़ा हाइजीनिक इसका फ्रेंच फ्राइज। एक स्टेप उठाएं, उस स्टेप को उठाने के नतीजे में यू विल फाइंड न्यू रिसोर्सेज। तो अहमद ने पहला स्टेप उठाया कि उसने जो उसको आता था रेसिपी लिए अपने अम्मी अबू बहन भाइयों के लिए बनाए। उस दिन मेहमान आ गए तो और रिसोर्सेज मिल गए, नेटवर्क्स, और उस रिसोर्सेज के नतीजे में एक और दावत मिल गई बर्थडे पार्टी में। उसने अगला स्टेप उठाया और वहाँ पर खाना लेकर गया, तो वहाँ पर उसको और रिसोर्सेज मिल गए, तो रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर्स। और फिर बाज़ लोगों ने उसको ये भी बताया कि वहाँ से रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, उधर से सस्ता मिलेगा, एंड हिज नेटवर्क हिज एक्सपीरियंस वेंट ऑन एक्सप्लोरिंग। या फिर आप अपने ही नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा कस्टमर ढूंढें जो कि एडवांस पेमेंट करने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने एक फेसबुक का पेज बनाया, उसने कहा कि मैं डिज़ाइनर क्लोथिंग जो है वो मैं आपको करके दे सकता हूँ। कुछ डिज़ाइन उसने पोस्ट कर दिया, उसमें पिक्चर्स वगैरह, जो उसके दोस्त यार थे उन्होंने उसको ऑर्डर कर दिया और एडवांस पेमेंट भी कर दिया। और एडवांस पेमेंट का मतलब है कि नाउ यू हैव कैश, जो कि आप फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट आई, उसने प्रोडक्ट मैनुफैक्चर कराई, स्टिचिंग करवाई, प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट थी उसकी उसने फुलफिल की। उसके बाद फिर प्रोडक्ट बना के उसने सर्विस दी। And this is not the story of Ahmed. There are thousands of Ahmeds all over. If you go to United States, Germany, Japan, all of these people were amazing. They went through this infatuation way of doing things, the organic way of doing things. Maybe at Procter & Gamble, they were used to sell soap. Bicycle पर साबुन बेचते थे। सतारा केमिकल्स के हाजी बशीर साहब जो थे, सतारा केमिकल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो बाइसिकल पे कपड़ा बेचते थे। एक उसूल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइप की पाकिस्तान में कंपनीज आ जाएं और वो आके रूल करें, वो आपको डोमिनेट करें और वो एक वर्चुअल स्टेट बन जाए और हम उनके ग़ुलाम हों और हम उनको सर्व कर रहे हों। वो फेज़ आने के इंतज़ार से पहले हम एक काम और ये कर सकते हैं कि हम अपने अंदर उस एंटरप्रेन्योर स्किल को डेवलप करें, अपने छोटे बिजनेस मॉडल को डेवलप करें, क्योंकि बिजनेस ग्रेजुएट से और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट से अच्छा बिजनेस मॉडल छोटा डेवलप कर नहीं सकता। वो आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है व्हेन यू स्टार्ट अप अ बिजनेस, तो जो लर्निंग आपको इससे मिलती है दैट इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि एक जॉब आपको उस किस्म का एक्सपीरियंस, उस किस्म की लर्निंग दे रही हो। ठीक है, फॉर वेरी सिंपल रीजंस। ठीक है, अब अगर दो ऐसे बिल्कुल सिमिलर बैच के दो स्टूडेंट्स अगर आप बात करें, एक स्टूडेंट में से जॉब कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, और एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जो किसी
एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो यू सी फिनोमिनल डिफरेंस इन बिटवीन देयर एटीट्यूड्स, इन देयर मैच्योरिटी, इन देयर डेप्थ ऑफ नॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा लगता है आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। मैं एक प्राउड पाकिस्तानी की हैसियत से वहाँ पे अपना पेपर प्रेजेंट कर रहा था, तो उन्होंने ये बड़ा सरप्राइजिंग डाटा दिया यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कि पाकिस्तान और फिलीपींस दो ऐसे ममालिक हैं जो अल्टीमेटली पूरी दुनिया को फीड कर रहे होंगे, बिकॉज द यूथ पावर एग्जिस्ट इन फिलीपींस एंड इन पाकिस्तान। एक चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि व्हेन यू आर इन एन एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर। या तो आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं फाइनेंशियल टर्म्स, या फिर आपको कोई अर्निंग हो रही होती है। इवन इफ यू आर लूजिंग समथिंग इन ऑन फाइनेंशियल टर्म्स, यू आर लर्निंग ऑन द अदर एंड कि आपने क्या गलती की, क्या फेलियर हुआ आपको, और वो आपके फिर लर्निंग के अंदर इजाफा करता है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें और अगर हम टोटल पॉपुलेशन पे यूथ का प्रोपोर्शन देखें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, तो हम ये देखते हैं कि मोर देन 70% आर यूथ। अब ये एक ऐसा डायनामाइट है कि अगर हम इसको ट्रैक पे नहीं लाए, अगर हम उसको गाइडलाइन प्रोवाइड ना कर पाए, तो यही डायनामाइट हमारे लिए डिज़ास्टर साबित होगा। हमें ये देखना है कि हम उस यूथ के माइंडसेट को या तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे दें, या फिर उसको मोटिवेट करें कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोटिवेट हो। अब सवाल ये है कि यूथ क्यों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोटिवेट होगा? वो कहता है कि मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैंने एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, एक इंस्टीट्यूशन से जो मेरा अल्मा मैटर है, उसको तो फिर एक मल्टीनेशनल को ज्वाइन करना चाहिए। वो एक सैलरीड पर्सन बन के अपनी ग्रोथ को विजुअलाइज करना शुरू करता है। लेकिन सवाल ये है कि आउट ऑफ मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे उन यूथ के लिए अवेलेबल है? रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन। उस फ्रस्ट्रेशन को काउंटर करने के लिए हम पे ये लाजिम है कि हम ये मोटिवेशनल स्किल उनके अंदर पैदा करें ड्यूरिंग द कोर्स स्टडी, कि आप जब अपनी स्किल को शार्पन करते हैं तो आप अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल को भी शार्पन करें, क्योंकि जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज दुनिया में हम देख रहे हैं, जिसमें ब्राज़ील अभी लीड कर रहा है और उसने 360 से अपने मुल्क की हालत बदल दी, उसमें अगर आप देखें तो वाहिद सोल्यूशन है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप नज़र आता है। आई बिलीव इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बिजनेस ग्रेजुएट्स खास तौर पे वो अपने नए बिजनेस स्टार्ट करें। वाई? बिकॉज इट इज़ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस तरह की सिचुएशन हमारी इकॉनमी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो वेयर दे हैव द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट दे शुड। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इफ़ यू नॉट अ फिलोसोफर, आई रिपीट, इफ़ यू नॉट अ फिलोसोफर यू कैन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। सही है? अगर आप फलसफी हैं तो फिर ठीक है, आप रिसर्च में चले जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप कोई दूसरा काम कर लें, ठीक है। बट इफ़ यू नॉट अ फिलोसोफर यू हैव द पोटेंशियल टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस। सही है? अनफॉर्चुनेटली जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी, बिजनेस प्लान और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतना सारा पैसा दिस एंड दैट, इस मेथोडोलॉजी ने बहुत सारे, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे भी बात करो ना, बोलते सर वो तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो इट हैज़ डिस्करेज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू एक्चुअली मूव इनटू, वो चाहते हैं करना है, वो चाह भी रहे होते हैं, बट वो उनके जहन में बैठा होता है कि नहीं ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस वी नीड टू अनलर्न दिस थिंग। ऑलराइट, जो रियल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए वाकई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो बड़ा सिंपल है। एनीबडी कैन एक्चुअली स्टार्ट। ठीक है, एंड वी मस्ट, बिकॉज इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें खुद भी फ़ायदा होगा, हमें अपनी डेवलपमेंट भी होगी उस मैकेनिज्म के जरिए, और इवेंचुअली विल बी एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल।